बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रज़ा सैयद इस्लामाबाद से कैपिटल टुडे के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। आज पार्लियामान के सामने से गुजरते हुए हमने देखा कि वहाँ पर एक टेंट लगाया जा रहा है पार्लियामेंट के बाहर, और उस टेंट को लगवाने वालों में सबसे नुमायाँ और सबसे वाज़ेह जो शख्सियत नज़र आ रही थी वही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर। सेनेटर मियां अतीक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम भाई। सेनेटर साहब, ये टेंट क्यों लगा पार्लियामान के बाहर, इसकी क्या ज़रूरत पेश आई, कुछ आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को। देखिए, ये मेरे ख्याल में हक है हर किसी का कि जिसको कोई तकलीफ हो वो पार्लियामान के बाहर जाकर अपना आवाज़ बुलंद कर सकता है। और ये हमारा जो ये इलेक्ट्रिक के खिलाफ हमारे तमाम मेंबरान ऑलरेडी कराची में भी एहतजाज कर चुके थे, और अब हमारे तमाम एमपीएस, हमारे मेयर साहब, डिप्टी मेयर और जो डीएमसीज के चेयरमैन हैं वो सब वहाँ से तशरीफ लाए। आज एमएलए भी हमारे मौजूद थे, सेनेटर्स भी थे। हमने एक एहतजाज किया और हमारा ये मकसद ये था कि हम न सिर्फ हुकूमत वक्त को बल्कि जो जो जिम्मेदार हैं उनको ये बावर कराएं कि इलेक्ट्रिक की जो जिम्मेदारियां हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट है उनका, उसके मुताबिक पिछले 13 सालों में उन्होंने कतई तौर पर ना अपना सिस्टम अपग्रेड किया, ना प्रोडक्शन इंक्रीज की। ऑन दी अदर हैंड जो हुकूमत का उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि जिसमें वो एक खास क्वांटिटी जो है वो उन्होंने फ्यूल की देनी है ताकि उनका सिस्टम चल सके, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो देनी है, उससे ज्यादा हुकूमत वक्त दे रही है, लेकिन फिर भी वो कराची को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही। अच्छा, हम समझते हैं कि ये सब। अच्छा सेनेटर साहब, ज़मीनी सवाल है एक, थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, और कन्फ्यूजन्स ये नंबर एक कि आप हैं एमक्यूएम पाकिस्तान जो कि इत्तेहाद का हिस्सा है, हुकूमती इत्तेहाद का। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी आज आपके जो एहतजाजी कैंप है वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, सदर मुमलिकत हैं जनाब मोहतरम डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, और के इलेक्ट्रिक के सरबराह हैं मोहतरम जनाब मोनिस अलवी साहब। तो क्या आप सब लोग मिल के आपस में आरिफ अलवी साहब से कहें कि वो मोनिस अलवी साहब को लेके बैठ जाएं और मोनिस अलवी साहब ये मसला हल कर दें कराची के अवाम का? इसके लिए टेंट लगाने की क्या ज़रूरत है? ये तो घर में ही तय हो सकता है। नहीं, लेकिन ये अगर मेरा भाई अगर ये इस तरीके से इतना आसानी से घर में तय होता तो हम जरूर इसको उस तरह तय करवा लेते। और हमने तो यहाँ तक कहा है कि इससे आगे भी हम जाएंगे। आज हमने अलामती ये धरना दिया, फिर वहाँ पर हमारे असद उमर साहब तशरीफ लाए और उनके साथ उमर अयूब साहब थे, और अपना जो आपके हैं अली अवान साहब वो भी थे, एक दो और एडवाइजर्स हैं वो भी थे, और उन्होंने, और सबसे बड़ी बात यह है सेक्रेटरी पावर भी वहाँ मौजूद थे, वो भी साथ आए। और हमने उन्होंने यकीन दहानी कराई कि ऑलरेडी प्लान में है और बहुत जल्द एक अच्छी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्शन की बढ़ रही है, और इंशाल्लाह अगले लम्हों में, जो अगले दिनों में, चंद दिनों में कुछ क्वांटिटी बेहतर हो जाएगी। और उसके बाद उन्होंने ये भी यकीन दिलाया असद उमर साहब ने कि एक 3 साल का प्रोग्राम है कि नेक्स्ट ईयर 800 मेगावाट जो है प्रोडक्शन बढ़ रही है, उससे नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा 850 मेगावाट बढ़ रही है, और एक कोई 500 मेगावाट तीसरे साल में बढ़ेगी। इस तरह बतदरीज जो है वो प्रोडक्शन भी बढ़ रही है और अपने सिस्टम को भी के इलेक्ट्रिक बढ़ा रही है। अच्छा, इसमें एक मुतालबात में एक इजाफा और कर लीजिए हमारी तरफ से, मीडिया बरादरी की तरफ से, और वो सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से आज तीसरा दिन है कराची में जो केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन है वो शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक नशरियात का बाइकआउट कर रही है, बंद कर रही है केबल सर्विस को। गोया इस वक्त कराची में केबल सर्विस ज़्यादातर काम नहीं कर रही होगी, और उनके एहतजाज की वजह यह है कि बकौल उनके के इलेक्ट्रिक वाले उनके केबल्स को बिला जवाज़ तौर पर काट रहे हैं। तो के इलेक्ट्रिक से जो आपके मुज़ाकरात अगर होते हैं तो उसमें ये केबल ऑपरेटर एसोसिएशन की आवाज़ में भी आवाज़ मिला दीजिए। सॉरी, ये जब हम वहाँ धरने में थे उस वक्त तक ये बात हमारे सामने नहीं आई, लेकिन कल सुबह में या अभी रात में मेरी मुलाकात होगी हमारे बाकी साथियों के साथ भी, और हम कोशिश करेंगे इसको भी ऐड करें। ये कतई मुनासिब नहीं है, अगर इस तरह से केबल उनके काटे जाएंगे तो फिर वो कैसे सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे वो। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मियां अतीक साहब, सेनेटर मियां अतीक साहब, कीमती वक्त दिया शॉर्ट नोटिस पे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा रुकने कौमी असम्बली मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा। शाइस्ता साहिबा अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, आपने देखा कि हुकूमत वक्त ख़ुद एहतजाज पर बैठी हुई है और पार्लियामान के बाहर टेंट लगा हुआ है, जिसमें सेक्रेटरी पावर से लेके फेडरल मिनिस्टर्स और अरकान असम्बली और सेनेटर सभी बैठे। तो ये कैसी हुकूमत है और ये किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रजा साहब। अब आपने खुद ही सवाल कर दिया कि किसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ये इत्तेहादी हैं हुकूमत के, ये हुकूमत के साथी हैं, लेकिन ये एहतजाज कर रहे हैं बैड गवर्नेंस की, क्योंकि जो कुछ हुआ है उसमें अब तक तो ये सोए हुए थे। अगर ये निकल आए अपने, वो जो कहते हैं ना, रेयर व्यू मिरर में देखने के से, और ये ब्लेम गेम से बाहर निकल आए कि हर चीज पिछली हुकूमत पे डालते रहें, और नेपरा को जो सोई हुई थी, जो देखें जो उनका फ्यूल रुका हुआ था, जो कुछ हो रहा था, अगर ये उस पर तवज्जो दे लेते तो आज ये ना होता। अभी देखिए, आपको याद है असद उमर साहब कराची गए और उन्होंने कहा था कि कल से ये मामला तय हो जाएगा। देखें, ये लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे अगर लगाना छोड़ देना और हकीकतन बैठ के अपनी गवर्नेंस को सही कर लें और बैठ के देख लें कि कहाँ इश्यूज क्या हैं, तो मेरा ख्याल मसाइल हल हो जाएं। अभी तो आज इत्तेहादी बिजली के लिए निकले, अभी आप देखिएगा आगे चल के कि इत्तेहादी ही प्रोटेस्ट कर रहे होंगे, और जो मसला है वो सिर्फ और सिर्फ नालायकी, नाअहली और बैड गवर्नेंस का है रजा साहब, और कुछ नहीं है। इनके पास काम करने की जरूरत है जो इन्होंने नहीं करना। अच्छा शाइस्ता साहिबा, अब इसमें जो अहम तरीन सवाल है संजीदा नौयत का, वो ये है कि अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करने की जिम्मेदारी तो बहरहाल हुकूमत वक्त की होती है। आप लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर गवर्नमेंट की प्रोग्रेस या लैक ऑफ प्रोग्रेस के ऊपर। सवाल ये है कि अवाम के मसाइल हल कौन करेगा और कैसे होंगे और कब होंगे? अवाम किसकी तरफ देखें? देखें, अवाम, देखें, हुकूमत का ही काम है ना, हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं और हमें ना फ्लोर पे प्रोटेस्ट करने की इजाजत मिलती है। हम इश्यूज रेस करते हैं, हमने आटे पे रेस किया, चीनी पे रेस किया, और अगर आपको याद मैं दिलाऊं तो हमने ये जो टिड्डी दल आई है, लोकस्ट, जो कि द बिगेस्ट थ्रेट टू आवर इकोनॉमी होगी, क्योंकि हम फूड सेल्फ सफिशिएंट हैं, लेकिन हम अब इंपोर्ट करेंगे जी गेहूं। तो पॉइंट इज कि जब सही बर वक्त टाइम पे इनको ऑपोजिशन याद दहानी कराती है और बताती है, तो ये आपको लास्ट ईयर बजट सेशन में लोकस के ऊपर वार्न किया गया था, लेकिन उस पर कोई कान नहीं धरा। देखें, ये करते हैं, रिएक्टिव काम करते हैं। जब वो चीज सर पे आ जाती है ना, तो देन दे रिएक्ट। ये जो प्रोएक्टिव होना चाहिए गवर्नमेंट को, और फोरसी करना चाहिए कि मसाइल क्या आने वाले हैं और हम क्या फ्यूचर देखें। अच्छी गवर्नेंस और अच्छा लीडर तो वही है ना जो बर वक्त सही फैसले करे, टाइम पे करे, और फ्यूचर को माइंड में देखते हुए उसके ऊपर फैसले करे। लेकिन इनके तमाम फैसले अगर आप देख लें तो वो रिएक्टिव हैं, ये रिएक्ट करते हैं, ये अपोजिशन की भी नहीं सुनते। ये कंटेनर से अभी उतरे ही नहीं रजा साहब। अगर ये कंटेनर से उतर आए और जो हुकूमत का काम है वो कर लें तो बहुत से मसाइल हल हो जाएंगे। और ऑपोजिशन ने इनकी तरफ पहले दिन हाथ बढ़ाया था कि किन चीजों में अगर तुम नाअहल हो और ना लायक हो और तुम में कैपेबिलिटी नहीं है तो आओ मिलकर काम करते हैं। लेकिन उस वक्त भी ये उस सोलो फ्लाइट पे थे और मैं में मुब्तला है, और आज तक इनका वही एटीट्यूड है। तो इस तरह तो अवाम का नुकसान होगा, और अवाम को भी एहसास हो गया है, और आने वाली इलेक्शन में अवाम इन्हें इस बात का जवाब देगी जो ये अवाम के साथ कर रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं मोहतरम जनाब अहमद जवाद साहब मवासलाती रब्ते पर हमारे साथ हैं। अहमद जवाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अहमद जवाद साहब, आज आपकी हुकूमत एक एहतजाज में बैठी हुई है और ये एहतजाज हो रहा है पार्लियामेंट हाउस के बाहर, टेंट लगा हुआ है जिसमें आपके वज़रा भी शामिल रहे इस एहतजाज का हिस्सा, अरकान असम्बली और सेनेट भी आपके बैठे वहाँ पर। और ये एहतजाज हो रहा है कि इलेक्ट्रिक की जानिब से कराची के साथ जो सलूक रवा रखा गया है उसके ऊपर। याद रहे कि इलेक्ट्रिक के सरबरा जनाब मुनिस अलवी साहब भी इस्लामाबाद में मौजूद हैं
और वो भी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा हैं। अब सवाल ये है कि ये वक्त आ गया है आपकी हुकूमत पे कि अब आपकी हुकूमत खुद अपने ही दौर में, अपने ही दौरे हुकूमत में एहतजाज लगा के बैठ रही है। आवाम कहाँ जाएं? जी रजा साहब, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं काफ़ी सीरियस किस्म की एलिगेशंस हमारे टॉक शोज में एक मामूल बन गया है कि जब भी अपोजिशन के नुमाइंदे आते हैं तो उसमें नाअहल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नाअहल जो है, जो खुद नाअहल हो, वो कैसे किसी दूसरे की अहलियत को चेक कर सकता है? ये दौरे हुकूमत है 10 साल के, कि जिसमें पाकिस्तान का हर इदारा, चाहे वो PIA हो, स्टील मिल हो, रेलवे हो, कोई भी इदारा आप उठा के देख ले, उसको ये अरबों के लॉसेस में, तकरीबन 1000 बिलियन लॉसेस में ये लेके गए हैं। आप एक एक अदारे को पकड़ लें, आप स्टील मिल को पकड़ लें कि जिसमें पीपल्स पार्टी के दौर में उसको कितना लॉस में लेके गए, मुशर्रफ के दौर में वो 90 अरब प्रॉफिट में था, और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने उसका क्या हाल किया और मुस्लिम लीग नून ने किया। ये अहलियत की बात करते हैं। 2015 में स्टील मिल बंद कर दी, तो इन्होंने तो सारे पब्लिक सेक्टर इदारों को बंद कर दिया। अब मैं बिजली की तरफ आता हूँ। जी, बिजली की तरफ आए तो देखें, इसकी हिस्ट्री ये है कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन जो थी, KESC, इसको के इलेक्ट्रिक में प्राइवेटाइज किया गया था मुशर्रफ के दौर में। उसके बाद 2 दौरे हुकूमत आए, और उसमें हर साल पिछले 10 सालों में के इलेक्ट्रिक को सवाए गालियां देने के, और हर साल समर्स में, गर्मियों के मौसम में कराची ने जो सफर किया, वो कहानी हर साल रिपीट हो रही थी। अब इसके पीछे वजूहात क्या हैं? इसके पीछे वजूहात ये हैं कि देखें, ये सिर्फ प्रोडक्शन का मसला नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का और नेटवर्क का भी इसमें एक प्रॉब्लम है कि आप अगर बिजली पैदा भी कर लें, लेकिन अगर आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को अपग्रेड नहीं करेंगे, तो आप कराची जैसे बड़े शहर जिसमें बिजली की जरूरत जो है वो हर साल उसमें इजाफा हो रहा है, आप उसको एक दिन में, एक साल में, दो साल में उसको नहीं आप उसको कर सकते, जब तक कि पिछले 10-15 साल में उसकी जो कमी थी उसको साथ साथ अगर पूरा किया गया होता, उसमें अगर ट्रांसमिशन जो है उसकी, जो उसका नेटवर्क है, उसकी इस्तेदाद को बढ़ाया होता, तो आज ये सूरत हाल ना होती। अब हुकूमत में अगर MQM, चूंकि उसका ताल्लुक कराची के साथ है और वो इस पे एहतजाज कर रहे हैं, तो मैं उनके एहतजाज को गलत नहीं कह रहा। और आपने देखा होगा कि आज के कराची के एहतजाज में भी आपको असद उमर साहब भी वहां पे नजर आएंगे, क्योंकि इस चीज के ऊपर हम इसको एहसास इसका हमें है, और हम उसकी जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की इस्तेदाद है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में के इलेक्ट्रिक जो है वो कराची के अवाम को बिजली की इंशाल्लाह जरूरत जो है वो पूरी मुहैया करेगा, जो कि पिछले 10 साल में नहीं हो सका। अच्छा, कोई टाइमलाइन है इसके लिए हमें जवाब साहब? कोई टाइमलाइन है जो दे सकते हैं हम नाजरीन के सामने? देखें, टाइमलाइन तो मैंने अपना दौरे हुकूमत अगर बता दिया तो इससे ज्यादा और आपको अच्छा नहीं, मतलब अगले 3 साल में कराची में बिजली के मसाइल हल हो जाएंगे? अगर अगले 3 साल में ये इलेक्ट्रिक जो है वो कराची की तमाम बिजली की जरूरियात को अगर पूरा नहीं कर सकता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसी सफ में जाके खड़ी हो जाएगी जिस सफ में नाअहल पुरानी जमातें 2 खड़ी हैं। बड़ी खूबसूरत बात कही आपने, और इसी पर हम एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। वक्फे के बाद खुश आमदीद। इस वक्त मौजूद हैं मवासलाती राब्ते पर हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड अमजद अली साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर अमजद अली साहब, बड़ी दिलचस्प खबरें आ रही हैं पड़ोस ईरान से, और ख़बरें कुछ इस तरह से हैं कि जो चाबहार का मंसूबा है
जिसको आम तौर से बहुत स्केप्टिसिज्म के साथ देखा जाता था इस तनाजुर में कि इंडिया का बड़ा इंटरेस्ट वहाँ पे नज़र आता था और इस बात की फोरकास्ट और स्पेकुलेशन होती थी कि इंडिया ये चाहता है कि चाबहार की बंदरगाह पर उसको परमानेंट फुटिंग मिल जाए, जिसके बाद वो पाकिस्तान के मफादात पर वहाँ से बैठकर ज़रब लगा सके। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हमारे पास आ रही हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि ईरान ने बिलाखिर इंडिया को चाबहार के मंसूबे से अलहदा करने का फ़ैसला कर लिया है और वो ख़ुद प्रोसीड करने जा रहे हैं इस हवाले से जो डेवलपमेंट के प्लान्स हैं। किस तरह से देखते हैं आप इस जियो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट को? थैंक यू वेरी मच रजा, ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। देखिए 2016 में जब चाबहार में एंटर हुआ था, ये एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुआ था अफगानिस्तान, ईरान और हिंदुस्तान का। उस वक्त हिंदुस्तान का सफिशिएंटली एक अच्छा फुट होल्ड था अफगानिस्तान के अंदर भी, और इसका एक एयर बेस भी है ताजिकिस्तान में, और उस ताजिकिस्तान की जो एयर बेस है वहां तक इसकी रसाई ये सबसे इजी रास्ता था जहां से वो हासिल कर सकता था। और उस वक्त इसको इसकी एक डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत बड़ी सक्सेस समझी जा रही थी, जिसका काउंटर जो स्ट्रेटजीज है उसी वक्त फार्मूलेट करनी शुरू हो गई थी। उसकी वजह ये थी कि जो चाबहार था ये स्टेट ऑफ हॉर्मज से ऊपर वाक़ है, और स्टेट ऑफ हॉर्मज ये वो स्टेट है 7 चोक पॉइंट्स में से ये चोक पॉइंट है, जिसमें से तकरीबन 21 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल पर डे गुजरता है यहाँ से जी। यानी आप इस तरह कहिए कि 20 से 21% दुनिया का जो तेल है वो स्टेट ऑफ हॉर्मज से गुजरता है जी। तो स्टेट ऑफ हॉर्मज के जो ईस्टर्न उसका साइड थी उस पर हमारा गवादर पोर्ट है, और गवादर पोर्ट का डिस्टेंस भी चाबहार से कुछ ज्यादा नहीं है, तकरीबन 170-160 किलोमीटर के लगभग था जी। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न का पॉइंट था, और जिस सिर्फ हमारे लिए कंसर्न नहीं था, ये चाइना के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था। देखिए जिसे डेविल ट्रायंगल कहते हैं, जिस तरह आप समझिए रशिया, ईरान, पाकिस्तान का ये जो ट्रायंगल था, जिसकी एक मिलिट्री कंटेनमेंट थी बहुत अरसे से कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका की, चाइना बड़े अरसे से इंतजार कर रहा था इस कंटेनमेंट से ब्रेकआउट करने का। सही। और ये अब अपॉर्चुनिटी एक कमाल की उसके पास आई थी जिसके ऊपर वो इसको कर सकता था। तो उसने पहले स्टेप में ये किया कि चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की चाबहार के ऊपर जी, और तकरीबन 25 साल के लिए उसने मेरे ख्याल में 400 या 400 के करीब बिलियन डॉलर्स की उसने इन्वेस्टमेंट वहां की चाबहार के अंदर जी। नौ ये वो चीज थी जिसने इंडिया को एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो वो लोग जो हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, स्पेशली जो टॉप मिलिट्री ब्रास है या जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, और जो हमारी सिविलियन गवर्नमेंट है, वो इसको बड़े क्लोज उससे देख रही थी। सही। और ये उनकी जो डिप्लोमेटिक मूव है ये बहुत बड़ी सक्सेस है, स्पेशली उस वक्त में जब मोदी साहब जो इंडिया होता था उसको बिल्कुल अब उसको मजीद टुकड़े करने पे पड़े हुए, जो पहले ही मैं समझता हूँ इंडिया होता था। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत सारी रियासतें, रेड कॉरिडोर और वो जो 7 सिस्टर स्टेट्स है, वो तो पहले हिंदुस्तान के अंदर नहीं थी, वो तो जब चाहती है अलहदा हो जाती है। और अब जो बचा कुचा है वो भी इस किस्म की हरकतों से मोदी जी की वो अलहदा हो जाएगा। सही। तो चाबहार के अंदर इस वक्त जो हमारा जरजान तक जो हमारा ये जा रहा है, जायदान से लेके चाबहार से रेलवे लिंक है, वो उन्होंने कहा कि जी हम खुद बिछाएंगे। एक्चुअली उनके ईरान के पास रेलवे के लिए वो कैपेसिटी नहीं थी, जो ईरान ने उसे इंश्योर कराई है कि ये कैपेसिटी आपको हम देंगे और ये काम हम आपको करके देंगे। सही। तो ये नहीं कहा जा सकता है सेफली कि भारत के जो अज़ाइम थे इस खित्ते के अंदर, ख़ास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास और गवादर के पास, उनको एक बहुत बड़ा सेटबैक, इसमें पॉलिटिकल सेटबैक लगा है और स्ट्रेटेजिक सेटबैक लगा है, कहा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, कीमती वक्त दिया आपने हमारे नाजरीन के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक अहम मुख्तसर फैसला आज के, जिसमें ये कहा गया बुनियादी तौर पर सिंध की जो हाई कोर्ट है उसने एक स्टे ऑर्डर दे रखा था शुगर मिल एसोसिएशन को, जो प्रिवेंट कर रहा था हुकूमत को उन तहकीकात और कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए कि जो ऑलरेडी प्रोसीड हुई हैं। तो आज बुनियादी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस स्टे ऑर्डर को ख़त्म कर दिया और हुकूमत को ये इजाज़त दे दी है कि वो शुगर मिल मालिकान या शुगर माफिया जिस तरह उर्फ़ आम में कहा जाता है उसके हवाले से अपनी कार्रवाई के सिलसिले को जारी रखें। गो कि उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि शुगर मिल मालिकान के साथ जो रवैया है, ये जो ट्रीटमेंट है, वो बेहतर या डिग्निफाइड होना चाहिए।
है, किस तरह से आप देख रही हैं इस डेवलपमेंट को, और क्या इससे हुकूमत की मुश्किलात में कुछ आसानियां होती हुई नजर आ रही हैं आपको शाइस्ता परवेज मलिक साहिबा? जी रजा साहब, आई वाज सेइंग कि वी अप्रिशिएट जो कोर्ट का आज फैसला है। देखें, बिल्कुल ये रेगुलेट होनी चाहिए, ये देखना चाहिए कहाँ क्या फॉल्ट है, किसमें फायदा होता है, क्या नुकसान है। लेकिन देखें, मेरा एक इसमें सवाल है कि हमारा जो सवाल था उसका जवाब हुकूमत ने देना था, वो जवाब नहीं आया हुकूमत से। ना इस जो रिपोर्ट आई, हम जो पता करना चाह रहे थे वो ये था कि दिसंबर 2018 में 50 रुपए किलो चीनी थी। सही है। और जून 2019 में 90 रुपए हो गई। हाँ। तो ये जो हमारा जो बेसिक सवाल था ना, वो एड्रेस नहीं हुआ। जो कोर्ट ने किया है वो तो फैसला बिल्कुल सही किया है, वी अप्रिशिएट that needs to be looked into, that needs to be regulated, that needs to be seen कि उसमें किसका क्या फायदा होता है अवाम के उसके। लेकिन जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था कि काबीना को जब किसने अप्रूवल दी कि एक्सपोर्ट की जाए शुगर, पंजाब से किसने फैसला किया कि सब्सिडी दी जाए, मतलब इसमें काबीना इन्वॉल्व थी और काबीना को कौन हेड कर रहा था। तो जो बेसिक और जो लोगों को 100 अरब के करीब टीका लगा, उनकी जेबों पे डाका डला, उसका कौन जिम्मेदार था। तो उन बातों का जवाब नहीं आया। आई विश कि वो भी जवाब आ जाता। तो कोर्ट के फैसले पे तो किसी को भी इतराज नहीं होना चाहिए, वो तो वी ऑल वांट कि ये क्या हुआ है और ये किस तरह होता है, क्योंकि वो कॉटन में भी मैं अहमद जवाद साहब से एक कमेंट लेता हूं, फिर मैं वापस शाइस्ता साहब आपके पास आऊंगा। मुझे अभी भी हम अभी भी असेंबली में भी और हर टॉक शो में इनसे वो सवालों का जवाब मांग रहे हैं कि वो टीका जो अवाम को लगा, वो किसके कहने से लगा और वो कैसे लगा। इस पे क्विक रिप्लाई लेते हैं जवाद साहब से, फिर वापस आपकी तरफ आएंगे। अहमद जवाद साहब, आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खुशाइंद करार दे दिया अपोजिशन ने, बिलाशुबा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसको खुशाइंदी करार दिया जा सकता है। सवाल ये है कि इसके नतीजे में क्या आगे बढ़ रहे हैं आप शुगर माफिया को कैफर किरदार तक पहुंचाने में, या किसी भूल भुलैया में गुम हो जाएगा ये मामला भी? लेकिन रजा सही साहब, पिछली 2 दहाइयों में अगर किसी हुकूमत ने सब्सिडी के हवाले से जो एक कार्टेल जो है वो चल रहा था, किसी गवर्नमेंट ने उसके ऊपर एक्शन आज तक नहीं लिया था। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है कि जिसने इस कार्टेल के चैलेंज को एक्सेप्ट किया, इसको एक्सपोज किया, और इस बात से कता नजर कि उसमें अगर कोई हुकूमत का कोई नुमाइंदा जो है वो भी उसमें मौजूद अगर है, तो वो उसको एक ट्रांसपेरेंट तरीके से अवाम के सामने रखा। ये पहली दफा हुआ है कि पिछले 2 दहाइयों से ये जो माफिया था, ये इसी तरह से सब्सिडी हर साल एक्सपोर्ट करके, और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो होता था वो प्राइसिंग के ऊपर होता था। कि जब भी आप एक्सपोर्ट कर लेते थे तो डबल कमाई होती थी, पहले उसको एक्सपोर्ट करके और फिर उस एक्सपोर्ट के बाद जो कमी उससे चीनी की होती थी उसकी कीमतें बढ़ा के। तो ये एक कोई पहली दफा नहीं ये हुआ, ये तो पिछले कई सालों से, ये दहाइयों से चल रहा है। लेकिन अब तहरीक इंसाफ ने इसको अवाम के सामने रख दिया है, इसकी एक कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। अदालती फैसले की वजह से पेशरफत नहीं हो सकी थी, लेकिन अब जो है इस अदालती फैसले के बाद इस बात की उम्मीद है कि अब ये अपने अगले स्टेप की तरफ जाएगा, जो कि एक किसी अदालत में भी हो सकता है, वो कि नैब में भी हो सकता है, और इसमें जो भी इसके जिम्मेदार लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, मुस्लिम लीग नून से है, पीपल्स पार्टी से है, उन सब को अदालत के सामने जवाब देना होना पड़ेगा। अच्छा अहमद जवाद साहब, एक अमूमी तबसरा है और वो यकीनन आपकी नॉलेज में भी होगा, लेकिन मैं ऑन एयर चाहता हूँ कि इस पर हम बात करें। ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अहम और कॉम्प्लेक्स किस्म के जो मसाइल और मामलात होते हैं उनको ओवर सिंप्लीफाई करके पब्लिक कर देती है, उसके बाद एक बहरान की कैफियत पैदा होती है और फिर उस बहरान को संभालने की जो फायर फाइटिंग है उसमें सब लोग लग जाते हैं। ये मामला एविएशन से शुरू हुआ था और फिर शुगर तक पहुंचा और अब आटे की बाज़गश भी इसी ज़िम्रे में आ रही है। वाई इज़ दैट कि आप लोग हर चीज़ को प्री मैच्योर और ओवर सिंप्लीफाइड अंदाज में पब्लिक क्यों करते हैं? देखिए रजा सही था, बात ये है कि चाहे आप PIA की बात कर लें, एविएशन की बात कर लें, शुगर की बात कर लें, पहले तो इस चीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना कि एक बहुत बड़ा बहरान इन पब्लिक सेक्टर्स के साथ जारी और सारी था और उसका नतीजा हमारे सामने था। अगर हम PIA की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके जो PIA का हाल था
तो अब इसमें देखें, एक तो तरीका ये हो सकता है कि अवाम को फैक्ट्स ना बताए जाएं, हकायक ना बताए जाएं और आप कोई अपने तौर पे ही इसमें कुछ फैसले करें। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें अवाम को हमेशा हकायक बताने चाहिए। अवाम को पता होना चाहिए कि हमारी हालत क्या है। अवाम को पता होना चाहिए कि पिछले दौरे हुकूमत में जाली पायलटों को जो है भर्ती किया गया, उनको जाली लाइसेंस दिए गए और उसके नतीजे में तैयारों के हादसात हुए और उसके नतीजे में पीआईए का बेड़ा गर्क हुआ। एक पब्लिक सेक्टर का इदारा जो कि पाकिस्तान का प्राइड था, उसकी तबाही और बर्बादी ये पिछले 10 साल में हुई है। अब हम उसको अगर ठीक करना चाहते हैं तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उसमें जो तबाही हुई है उसको हम ना उसकी निशानदेही करें। निशानदेही करना सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दुरुस्त करने का। तो निशानदेही से अगर लोग खौफजदा होते हैं या कि ये आप क्यों निशानदेही कर रहे हैं, इंटरनेशनल पाबंदियां लगती हैं तो भी खैर है जी, ये बिटर पिल है जो कि हमें लेनी पड़ेगी। ये हमें इस चीज को बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमने निशानदेही करेंगे तो अगला स्टेप लेंगे ना। तो आज हमने अगर पीआईए के बारे में हकायक सामने रखे हैं तो अब अगला स्टेप हमें करने में और अवाम का एतमाद भी उसमें हमें हासिल करने में आसानी हो। चलें ठीक है जी, फिलहाल तो 7,500 रुपये का टिकट हुआ हुआ है इस्लामाबाद से कराची का, तो ये आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। और लेकिन कोविड की वजह से क्योंकि ट्रैवलिंग ज़रा मुश्किल हो रही है तो शायद इस वजह से भी लोग कम जा रहे हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। जी, वक्फे के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा हमारे साथ मवासलाती राब्ते पर मौजूद हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहबा, ये फरमाइएगा कि हुकूमत का जो इस वक्त पंजाब में गवर्नेंस के मामलात हैं, बहुत ख़बर गर्म है कि शायद चीफ़ मिनिस्टर पंजाब की तब्दीली बिल आखिर होने जा रही है। क्या लग रहा है आपको, ये कोई ऐसा होने वाला है या ये भी सिर्फ एक ख़बर है? पहले रजा साहब, मैं सिर्फ जस्ट आई टेक अ मिनट। देखें, ऑपोजिशन की डिमांड पे ये शुगर कमीशन बना था और शुगर कमीशन में ये हमारी तरफ से 1947 से चले जाए इन्वेस्टिगेट करने। हमारा जो क्वेश्चन था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, उसका जवाब हमें नहीं मिला। उसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा कि 100 अरब का जो टीका आवाम को लगा वो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हमारी तरफ से इन्वेस्टिगेशन ये चाहे 1985 छोड़ 1947 से कर लें, वी आर नॉट कंसर्न। क्योंकि देखें, मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताऊं कि अगर हमने ये कहानियां सुनी थी कि अगर किसी गांव में चोरी होती थी ना और थानेदार ने चोर को बचाना होता था तो थानेदार तमाम गांव के लोगों को उसके नाम डाल देता था और इतना वो गोल घुमाता था कि असल चोर बच जाता था। तो इन्होंने भी कमीशन बनाकर और जो कुछ उसमें किया है, उससे जो हम सवाल कर रहे हैं ना, उसका जवाब मेरे भाई ने अभी भी नहीं दिया कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द 100 अरब का जो टीका अवाम को लगा है। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जी बुज़दार साहब के, तो मेरी बात सुने, नियाजी साहब जितने एक जिद्दी हैं, वो जो कुछ पंजाब का उन्होंने हाल कर दिया है, वो तो आप, क्योंकि आई डोंट नो अगर पंजाब से हैं और लाहौर से हैं और जानते हैं व्हाट्स हैपनिंग, ब्यूरोक्रेसी में क्या हो रहा है, चीफ सेक्रेटरीज किस तरह बदले जा रहे हैं, आईजीज किस तरह बदले जा रहे हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में किस तरह लोग बदले गए ड्यूरिंग दैट शुगर स्कैम और आटा स्कैम के दौरान, किस तरह वहां पे क्या हो रहा है, डेरा गाजी खान के कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स। देखें, न्याजी साहब एक बात कहते थे कि द फिश स्टार्ट्स रॉटिंग फ्रॉम द हेड। जी, बुज़दार साहब को जिम्मेदार ठहराना या अब मलबा कभी किसी पे गिराते हैं कभी किसी पे गिराते हैं, प्रॉब्लम इसके जो मसला है ना, वो न्याजी साहब की सोच का है, वो न्याजी साहब की थिंकिंग का है, वो लीडरशिप क्वालिटीज के ना होने की बात है। उसमें ये लाख बुज़दार को बदल दें, आईजीज भी तो बदले हैं ना, चीफ सेक्रेटरीज भी बदले हैं ना, सब बदल लिए, डिलीवरेंस नहीं है, डिलीवरेंस होगी भी नहीं।
ये एक नो ट्रस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट है जो तमाम लोग इनको दे चुके हैं। जी कब तक लाने वाले लोग और कब तक ये जो हम गलतियां मानकर उनकी इस्लाह नहीं करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन पाकिस्तान बहुत अरसे तक मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हम जिस नहज पर पहुंच गए और जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, अच्छा शाइस्ता साहिबा, एक तासुर है, we need to put our heads together and work शाइस्ता साहिबा, एक तासुर है और वो तासुर ये है कि पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो आज भी PMLN को याद करती है। तो इसके बहरहाल कई मतलब हैं इस जुमले के, आप किस तरह से इस जुमले को रिस्पॉन्ड कीजिएगा? देखिए ब्यूरोक्रेसी किसी की भी नहीं होती। ब्यूरोक्रेसी अच्छी डिसीजंस के साथ खड़ी होती है, ब्यूरोक्रेसी अच्छे फैसलों को लेकर आगे चलती है और ब्यूरोक्रेसी को एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। ये वही हुकूमत है जिसने आते साथ बहुत लोगों को ये सोच कर के ये PMLN के साथ काम करते थे उनको हटाया, लेकिन एक एक करके सबको वापस ले आए। देखिए ये वही PTI है जिसने आते ही, आपको याद है CPEC को कितना बुरा भला कहा था, कितना कहा था कि इन्वेस्टिगेशन करेंगे और गलत मुआहदे हुए हुए और ये हुआ हुआ, और आज ये वही कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए एक दफा व्हेन यू लूज द कॉन्फिडेंस यू डोंट गेट इट बैक। सो बात सिर्फ इतनी है कि ये अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुके हैं। ना इनको ब्यूरोक्रेसी ट्रस्ट करती है, ना इनको लोग ट्रस्ट करते हैं, और ना इनके तहादी ट्रस्ट करते हैं, और ना इनके अपने मेंबर्स अब ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, अहमद जवाद साहब से लेते हैं कमेंट इसके ऊपर। अहमद जवाद साहब, आप पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं। मेरे पास एक बड़ी पॉजिटिव आज ख़बर भी है जिस पे मैं लाजमी आपसे कमेंट लेना चाहता हूँ। वो ये कि कामयाब जवान प्रोग्राम के हवाले से हुकूमत जो है वो 25 अरब रुपए जारी कर रही है। याद रहे कि ये प्राइम मिनिस्टर का वो इनिशिएटिव है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के नौजवानों को आसान शराइत के ऊपर और बाज़ सूरतों में बग़ैर किसी गारंटी के कर्ज़े फराहम किए जाते हैं, जो कि 1 लाख रुपए से लेकर 2.5 करोड़ रुपए मालियत तक के हैं। गोया कि ये एक बंदोबस्त है नौजवानों को अपने पैरों पर ख़ुद खड़ा करने के लिए, ख़ुद रोज़गार स्कीम भी कहा जा सकता है इसको। तो इस सारे वैक्यूम में कि जहाँ पर इतना प्रेशर है हर तरफ से आपके ऊपर, इस अच्छी खबर को PTI क्यों हाईलाइट नहीं करवा सकी? इस 40 मिनट के टॉक शो में मैं खुद लेकर आया हूँ, ये खबर आपकी तरफ से नहीं आई थी, माफ़ कीजिएगा। क्या कहेंगे इस पे? देखिए रजा साहब, आपने तो सिर्फ ये खबर सुनाई है, मैं आपको 4-5 और खबरें, वो भी आज पिछले 2 दिन की मैं आपको खबरें सुना देता हूँ। पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है वो 6 दर्जे बुलंद हो गया है अपनी रैंकिंग में दुनिया में। पाकिस्तान का जो माहौल का जो गोल्स यूनाइटेड नेशंस की तरफ से दिए गए थे, उसमें पाकिस्तान ने अपने वो क्लाइमेट चेंज के वो 10 साल पहले ही उसको हासिल कर लिया है। और उसके पीछे जो 1 बिलियन फी का जो कामयाब प्रोजेक्ट था उसका बड़ा हाथ है। और ये कोई मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये दुनिया के माहौल के जो बड़े बड़े इदारे हैं, ये उनकी रिपोर्ट है 1 बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के ऊपर भी और पाकिस्तान में क्लाइमेट के हवाले से जो काम किए गए उसके हवाले से। और इस महीने की आप जून के महीने की आप जो रेमिटेंस है, अगर आप उसको भी देखें तो वो भी एक तकरीबन $2.5 बिलियन की हुई है। और इस साल हमने $23 बिलियन की हाईएस्ट रेमिटेंस जो है, और इसमें आप इस चीज को जरूर सामने रखें कि इसमें तकरीबन 4 से 5 माह जो हैं वो कोरोना की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। ये शायद कोई 27-28 बिलियन तक पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी, अभी भी ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रेमिटेंस है। ये वो चीजें हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत की परफॉर्मेंस को, ना कि वो नैरेटिव जो कि अपोजिशन जो है, जो कि एक अनसब्सटेंशिएटेड चीजों के साथ वो क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। 1968 में पाकिस्तान में आखिरी डैम बना था। इन 2 हुकूमतों ने जो बारियां लेते रहे हैं पिछले 20 सालों में, बीच में ठीक है मिलिट्री डिक्टेटरशिप का भी एक टेन्योर आता है, लेकिन ये है कि इनके 30 साल इन सब के मिला लें। बिल्कुल आपने ठीक कहा, दामन वक्त में गुंजाइश खत्म हो रही है, मुझे गुफ्तगू के सिलसिले को समेटना होगा। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमानों का बेहद शुक्रिया कीमती वक्त देने पर। कोविड के हवाले से एहतियात जारी रखें, इसलिए कि कोविड एक मौलिक बीमारी है। कोरोना की बीमारी का फ़िलहाल एहतियात के अलावा और कोई इलाज नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखें।
जी पाकिस्तान।